आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के लेसन नंबर 2 के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में, जो है चैप्टर का नाम भारतीय समाज में जनसंख्यांकीय संरचना। इसके जो मुख्य बिंदु हैं जिससे कि इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में एमसीक्यू में भी कोई क्वेश्चन बन सकता है तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताया गया है जननांकीय या फिर जनसंख्यांकिकी क्या होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा सेंसस है यानी जो हमारी जनगणना है या उसके आधार पे जो जनसंख्या का निर्धारण किया जाता है, तो जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन ही जननांकीय कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन यानी क्या कहलाता है, जननांकीय। जननांकीय के अंदर हम जनसंख्या के विभिन्न आकारों को पढ़ते हैं, जनसंख्या जो है किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ में जनसंख्या के हिसाब से हमें किस प्रकार की प्लानिंग करनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज हमारी जननांकीय के अंतर्गत आती है। इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा में इसे डेमोग्राफी कहते हैं और यूनानी भाषा के दो शब्दों से ये मिलकर बना है। पहला डेमोस जिसका मतलब होता है लोग, और ग्राफीन यानी वर्णन करना, यानी लोगों की जनसंख्या का वर्णन करना ही हम क्या कहते हैं, जननांकीय या फिर जनसंख्यांकिकी कहते हैं इसको। अब अगर आपसे पूछे कि ये किस भाषा के शब्द से जननांकीय शब्द बनाए, तो आप बोल सकते हो कि ये डेमोग्राफी शब्द से बनाए जो कि यूनान भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बनाए, पहला डेमो और दूसरा ग्राफी। डेमो शब्द का मतलब होता है लोग और आप सभी का ग्राफी जो शब्द है ग्राफी, इसका अर्थ होता है लोगों का वर्णन करना। जननांकीय के प्रकार आपसे पूछे जाएंगे तो इसके मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला आपका आकरिक जनसंख्या जननांकीय, इसमें क्या होता है, जनसंख्या का ऐसा आकार का अध्ययन किया जाता है कि जनसंख्या कैसी बढ़ रही है, कैसे विस्तृत होती जनसंख्या है या फिर स्थिर होती हुई जनसंख्या या ह्रास में जनसंख्या है। हम इसमें आकारिक जनसंख्या की में हम उसके आकार के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक जनसंख्यांकिकी, इसके अंदर हम जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर विचार करते हैं कि किसी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या जो है वो किस प्रकार की क्रियाकलाप करती है, क्या रोजगार है उनका, साधन क्या है रोजगार कमाने का, कितने लोग ऐसे हैं जो किस प्रकार की जाति में रहते हैं और वहां पर उन लोगों के ऊपर शासन करने वाले लोग जो हैं वो किस प्रकार के हैं, ये सामाजिक जनसंख्यांकिकी में हम पढ़ते हैं। इसके बाद में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में लगभग एक ही समय में दो अलग अलग प्रक्रियाएं हुई थी। सबसे पहला हुआ कि राजनीतिक संगठन के प्रमुख राष्ट्र राज्य की स्थापना यूरोप में 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी का मतलब है सन 1700 से 1800, इस बीच में बहुत सारे ऐसे राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। दूसरी बात हम इसके अंदर कहते हैं आंकड़ों से संबंधित आधुनिक विज्ञान की शुरुआत इस टाइम पे हुई। जैसे हम देखते हैं कि यही वो टाइम था जहां पर स्वीडन नाम का आपका सबसे पहला देश रहा जहां पर जनगणना करवाई गई थी। अब इसमें क्योंकि हम भारत के अंदर रहते हैं तो भारत के बारे में आप सभी को पढ़ना है, तो बताया गया है कि भारत में सबसे पहली जो जनगणना है वो कब की गई थी। अगर आपसे पूछे तो आपको बोलना है 1872 में सबसे पहली जनगणना की गई थी। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहली सफल जनगणना कब की जाएगी, कब की गई थी भारत में, तो 1881 में की गई थी। और ये बात निर्धारण किया गया है कि भारत में हर 10 वर्ष बाद में जनगणना कराई जाएगी और इस जनगणना का ये लाभ होगा, हमें पता चलेगा कि कितने प्रतिशत लोगों की संख्या बढ़ गई, कितने लोग शहरी बन रहे हैं, कितने क्षेत्र पे कौन से रोजगार के लोग ज्यादा कार्य करने वाले हैं। ये तरह तरह की जनसंख्या से जुड़ी हुई जानकारी हमें पता चल जाती है। आजादी के बाद में सबसे पहली जनगणना कब हुई, तो 1951 में हुई और आज़ादी के बाद से अब तक जो है वो कितनी जनगणना हो चुकी है, 7 जनगणना हो चुकी है और हर एक जनगणना 10 वर्ष के बाद हुई। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2021 में भारत के अंदर जो जनगणना होनी थी वो क्यों नहीं हुई, तो आप बोलेंगे कोविड-19 पैंडेमिक होने की वजह से भारत में बहुत सारे इलाके ऐसे थे जो जोनल्स में थे कोविड-19 पैंडेमिक एरिया के, इस वजह से वहां पर जनगणना नहीं हुई और अभी भी ये पेंडिंग में ही चल रहा है, जो कि आगे शायद हो सकता है 2025 में करवाई जाए। अगला जनसंख्यांक के आंकड़े राज्य की नीति, जैसे सरकार जो होती है हमारी, राज्य का मतलब यहाँ पर किससे, सरकार। सरकार हमारे लिए जिस प्रकार की आर्थिक नीति अपनाती है, विकास की नीति अपनाती है, कल्याण की नीति अपनाती है, उन सभी नीति निर्धारण करने में
जो है सरकार के लिए जनगणना इंपॉर्टेंट होती है। जब हमारे पास जनगणना होता है तो उससे लोगों का सारा डाटा चला जाता है, लोग कितना पैसा कमाते हैं, साथ ही साथ कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करता है, कितने लोग शहरी इलाके में रहते हैं, कितने लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं, किन लोगों के पास में जो है इनकम के सोर्स अच्छे हैं, किन के पास नहीं है। तो सरकार को ये सारी चीजें पता चल जाती है और जिसके हिसाब से सरकार नीतियां निर्धारण करती है। आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे आता है। जनसंख्यांक जो आपका जननांकीय या फिर जनसंख्यांक की संक्रमण का सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखना है थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया है और इन्होंने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार किसी देश की जो जनसंख्या है वो किस प्रकार बढ़ रही है, इसका हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं। हम पहले से ही इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि किसी देश की जो जनसंख्या है वो किस हिसाब से बढ़ रही है और उसी हिसाब से सरकार फिर आगे के लिए नीति बनाती है। जैसे जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि होती है, पहले 2 होता है, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, यानी ये अपने का डबल होती रहती है जनसंख्या हमेशा। दूसरी बात, कृषि उत्पादन की जो वृद्धि है वो गणित के समांतर रूप से यानी ठीक इसी प्रकार से ही होती है, ज्यामितीय रूप से ही कृषि उत्पादन की होती है। 2, 4, 6, 8, 10, तो दोनों में ध्यान रखना है। जनसंख्या का अगर आपसे पूछे ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि कैसा आता है तो उसमें आप 2, 4, 6, 8, और यहाँ पर कृषि उत्पादन जो होगा वो कैसा बढ़ेगा, केवल डबल डबल बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर दुगना होता है। यहाँ पर क्या होता है, दुगना होता है, ये ध्यान रखना है। इसमें जनसंख्या व खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा होता है। आप देख रहे हो जब जनगणना की बात कर रहे हैं, जनसंख्या की बात कर रहे हैं, पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ, 32, और इस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन जब उत्पादन होता है पहले 2 है, फिर 4 होगा, फिर 6, फिर 8, फिर यहाँ पर 10, तो खाद्य की संकट हो जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं खाद्य में असंतुलन पैदा होता है इस वजह से। अगली बात, समृद्धि बढ़ाने के लिए जनगणना जो हमारी जनगणना होती है उसके साथ साथ जनसंख्या का हमें यह भी पता चलता है कि कौन सा प्रतिरूप ज्यादा, अगर कोई देश ऐसा है उसमें ज्यादा वृद्ध रहते हैं, जवान रहते हैं, यंग रहते हैं, कर्मशील रहते हैं, या आश्रित वर्ग है, कौन सी तरह का समाज में लोग ज्यादा रहते हैं, इसका पता हमें जनसंख्या वृद्धि और जनगणना के साथ में हमको पता चलने लगता है। और बेसिकली माल्थस ने अपनी जनगणना नियंत्रण के लिए 2 उपाय बताए हैं। सबसे पहला प्राकृतिक अवरोध बताए गए, जैसे बहुत सारे प्राकृतिक अवरोध होते हैं जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि नहीं होती, जैसे कई बार अकाल पड़ जाता है। प्राकृतिक अवरोध होती है जो हमारी जनसंख्या को रोकती है, जैसे अकाल हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, युद्ध हो गया या बीमारी होगी, जिसकी वजह से जनसंख्या नहीं बढ़ती। और दूसरा होता है कि हम कृत्रिम अवरोध होते हैं, यानी कुछ ह्यूमन द्वारा ही खुद अवरोध किए जाते हैं। जैसे एक हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी देश की जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ रही है तो उस देश के लिए ये कह सकता है कि जनसंख्या कब बढ़ेगी, शादी विवाह के बाद। तो हम क्या करते हैं, शादी विवाह की जो एज हैगी आपकी, उस एज को ही इंक्रीज कर देते हैं। अगर एज 18 साल है लड़कियों की तो उसे बढ़ाकर हम 21 वर्ष कर देंगे, 21 साल है तो हम उसे 25 वर्ष कर देंगे। शादी जल्दी नहीं होगी, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। या और भी जो है तरीके बताए गए, जैसे ब्रह्मचर्य भी रह सकते हो, उससे भी क्या होगा, शादी नहीं होगी तो जनगणना में आपका जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, आप ये कह सकते हो। देखो अगला है माल्थस सिद्धांत का विरोध क्यों हुआ। माल्थस सिद्धांत का विरोध क्यों होता है, इसकी बुराई क्या है, इसकी कमी क्या है। इसमें बताया गया कि आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। देखो कई बार हमें ये बताया गया माल्थस के सिद्धांत में आर्थिक पक्ष कमजोर था। उस सिद्धांत के अंदर जनसंख्या जो है उसमें बताया गया है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास से ज्यादा होता है। अभी हमने देखा था 2, 4, 6, 8, इस हिसाब से जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा था। लेकिन जब उत्पादन के अनुपात की कर रहे थे बात, हम 2, 4, सॉरी ये उत्पादन का अनुपात है, ये उत्पादन का, और जनगणना का क्या था, 2, 4, 8, 16। तो यहाँ पर असंतुलन आपको दिख रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर असंतुलन आपको दिख रहा है। तो ये असंतुलन माल्थस के सिद्धांत में इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि कई बार आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से ज्यादा हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जनसंख्या हमेशा ज्यादा हो, कभी कभी आर्थिक उत्पादन भी ज्यादा हो सकता है। जैसे यूरोप के देश है, वहां पर अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या कम है लेकिन आर्थिक विकास वहां पर ज्यादा है। भारत जैसे देशों के अंदर या एशिया के जो देश है वहां पर उत्पादन क्या होता है, कम होता है। उत्पादन क्या होता है,
कम होता है, लेकिन जनसंख्या जो है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से गरीबी, भुखमरी, जनसंख्या वृद्धि की बजाय आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण हो रहा है। असमान वितरण का मतलब है संसाधन जो है वो सही रूप से लोगों में विभाजित नहीं हो पा रहे हैं। अगला है जनसंख्यांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत क्या होता है। तो इसमें बताया गया है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी हुई है। जनसंख्या की जो वृद्धि है वो आर्थिक विकास के साथ ही जुड़ी हुई है, और इसमें 3 चरण बताए गए हैं। जैसे पहला चरण जो था, जो जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत था, उसमें समाज अविकसित था, जनसंख्या, जन्म दर भी ज्यादा थी और मृत्यु दर भी क्या थी, ज्यादा थी। जब जन्म भी ज्यादा लोग लेंगे और मरेंगे भी ज्यादा, तो जनसंख्या वैसे ज्यादा बढ़ेगी नहीं, क्योंकि मर भी ज्यादा रहे और पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन दूसरी अवस्था में क्या हुआ कि जन्म दर तो उच्च बनी रही, लेकिन मृत्यु दर धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। तो मृत्यु दर जब कम हुई तो इसमें जनसंख्या विस्फोट होगी, जनसंख्या बढ़ेगी। दूसरी अवस्था को जनसंख्या विस्फोट का काल बताया गया है। तीसरी जो अवस्था है, इसमें जन्म दर कम होती है और मृत्यु दर भी कम होती है, तो इस जगह पर जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है। जनसंख्या ना तो ज्यादा बढ़ती है और ना ही जनसंख्या ज्यादा क्या होती है, घटती है, क्योंकि मृत्यु भी कमी होती है। लोगों में हो सकता है शिक्षा का प्रसार हो जाता है, समाज थोड़ा विकसित होने लगता है, या फिर उसे ये पता चलने लगता है समाज में लोगों को कि जनसंख्या ज्यादा होगी तो उससे उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पहला चरण जो था उसके अंदर क्या था, जन्म दर भी ज्यादा थी और मृत्यु दर भी ज्यादा थी, जिससे समाज में जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ रही थी, बढ़ भी रही थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। लेकिन दूसरा जब काल आया उसमें जन्म दर बढ़ी है लेकिन मृत्यु दर घट गई। जनसंख्या तो बढ़ रही है, बढ़ने ज्यादा हो रही है, तो इस वजह से जनसंख्या इसमें वृद्धि होती है, विस्फोट का काल। जो तीसरा काल है, इसके अंदर जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, और सॉरी जनसंख्या भी, जन्म दर भी जो घट रही है और मृत्यु दर भी इसमें क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इससे स्थिर जनसंख्या हो जाती है। कैसे हो जाती है, स्थिर हो जाती है। अब कुछ पेपर में क्वेश्चन आया था, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, जन्म दर किसे कहते हैं। तो एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों पर, व्यक्ति की जगह स्त्री आएगा, प्रति हजार स्त्रियों पर जीवित जन्म बच्चों की जो संख्या होती है वो जन्म दर कहलाती है। यानी कितने जीवित शिशु जन्म लेते हैं वो जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर में क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में प्रति हजार व्यक्तियों में मृतकों की जो संख्या होती है, यानी प्रति हजार लोगों में कितने लोग मर रहे हैं, वो मृत्यु दर कहलाएगी। प्राकृतिक वृद्धि और जनसंख्या या फिर जनसंख्या वृद्धि एक ही बात है। तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है वो जन्म दर कहलाता है। यानी एक कॉलोनी है, उसके अंदर कितने लोग जन्म ले रहे हैं हम ये देखेंगे, और कितने लोगों की क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है, हम ये देखेंगे। जो गैप होगा, अंतर होगा, यही क्या कहलाएगा, हमारा जन्म दर। ठीक है। जब यह जब इसका अंतर शून्य या बहुत कम होता है, तब हम कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर हो गई है, यानी जनसंख्या ज्यादा बढ़ नहीं रही। एक एग्जाम्पल देंगे हम किस देश का, तो जापान एक ऐसा देश है जहां पर जनसंख्या जो है वो बढ़ नहीं रही है ज्यादा। आपके एग्जाम्पल के तौर पर एक होती है प्रतिस्थापन स्तर। प्रतिस्थापन स्तर का मतलब होता है कि ये एक ऐसा अवस्था होती है जिसमें बूढ़े लोग मरते हैं और उनका खालिस्तान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो भाई ये प्रतिस्थापन स्तर होता है। भारत में केरल में कुल प्रजनन दर वास्तव में प्रतिस्थापन दर से नीचे है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ पर प्रजनन दरें जो है वो प्रतिस्थापित के बराबर है, यानी जितने लोग यहाँ पर जन्म ले रहे हैं वहां पर उतने मर रहे हैं। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये राज्य है जहाँ पर लोग मर तो कम रहे हैं लेकिन जनसंख्या ज्यादा हो रही है। ये कौन कौन सी जगह यहाँ पर बताया गया। और इसके साथ साथ कुछ रीजन ऐसे भी है कि यहाँ पर लोग ज्यादा शहरों में प्रवास करके आते रहे। तो प्रजनन दर क्या है, तो इसमें बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि जो अगर कोई व्यक्ति है वो बच्चों को जन्म देने की उनकी जो क्षमता होती है वो कब तक होती है, 15 से 49 वर्ष तक होती है स्त्रियों की। और ये बेसिकली क्या है, इस इकाई को ही जीवित जन्म बच्चों की जो संख्या होती है कि इस एज में किसी महिला ने कितने बच्चों को जन्म दिया, वो वहां की प्रजनन दर कहलाएगी। शिशु मृत्यु दर का मतलब है कि जितने भी बच्चे पैदा हुए उसमें 1000 बच्चों में एक वर्ष में कितने बच्चे मर रहे हैं, वो उसकी मृत्यु दर कहला जाती है ना। मातृ मृत्यु दर का मतलब है 1000 शिशुओं
जन्म पर जन्म देकर मरने वाली महिलाओं को मातृ मृत्यु दर, नहीं कई महिलाएं ऐसी होती है जो बच्चों को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो मातृ मृत्यु दर कहलाती है कि कितनी स्त्रियां ऐसी होती है। लिंग अनुपात का मतलब ये होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। समझ में आ रहा है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो जनसंख्या है वो कितनी है, ये वहां की क्या कहलाती है, लिंग अनुपात। इसके साथ साथ जनसंख्या की आयु संरचना, हमें इससे ये पता चलता है कि किसी देश में किस वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं। जवान ज्यादा रहते हैं, बच्चे ज्यादा रहते हैं, बूढ़े ज्यादा रहते हैं, है ना। इससे हमें पता चलता है कि उस देश में जो है किस हिसाब से लोग निवास करते हैं। एक होता है आपका प्राचीनता का अनुपात। प्राचीनता का अनुपात का मतलब है वह जनसंख्या का अनुपात जो जीवन यापन करने के लिए जो है जिस किसी न किसी के ऊपर निर्भर है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हमारे यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो 15 से 64 साल तक के लोग काम करते हैं। इससे पहले अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं और इसके बाद जब बूढ़े हो जाते हैं तो अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं। तो ये प्राचीनता का अनुपात मतलब है कितने लोग दूसरों के ऊपर निर्भर है। तो 14 साल तक के बच्चे हो गए और या 64 साल से अधिक जो होते हैं वो किसी न किसी के ऊपर प्राश्रित होते हैं, किसी न किसी के ऊपर निर्भर होते हैं। बढ़ता हुआ प्राश्रितता अनुपात, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में 5 लोग हैं और कमाने वाला एक ही व्यक्ति है, तो उस पर निर्भरता बढ़ जाएगी, प्राश्रितता का अनुपात जो है उस पर बढ़ जाएगी और ये उस देश के लिए, उस परिवार के लिए भी चिंता का विषय हो जाएगा। लेकिन घर में 5 लोग हैं जिसमें से 3 लोग कमा रहे हैं तो उसमें चिंता वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति बीमार भी हो गया तो घर का जो संतुलन होगा कमाई का वो बना रहेगा। तो प्राश्रितता का अनुपात में हम क्या देखते हैं, इसमें ये देखते हैं कि बढ़ता हुआ जो अनुपात है बनता है हर एक देश के अंदर, क्योंकि उससे उस देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस परिवार की जो अर्थव्यवस्था है वो किसी एक व्यक्ति पर ही दबाव ज्यादा पड़ने लगता है। गिरता हुआ प्राश्रितता का अनुपात में यह है कि जब कोई देश समृद्ध होने लगता है तो उस देश में और लोगों को भी रोजगार मिलने लगता है और जिसकी वजह से और लोग काम करने लगते हैं तो उनकी इनकम जो होती है वो अच्छी होने लगती है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? गिरता हुआ में क्या है कि हम पहले हम दूसरों के ऊपर निर्भर थे, निर्भरता कम हो रही है क्योंकि सब जॉब करेंगे। आधी बात समझ में ये इसमें आएगा। आयु संभाव्यता का मतलब है ये इस बात का सूचक है कि एक औसत व्यक्ति अनुमानित कितने वर्ष जीता है, ये आयु संभावित कहलाता है। संभाव्यता, एक व्यक्ति जैसे दिल्ली जैसे शहरों में तो अब 60 साल के बाद ही उसे तरह तरह की बीमारियां घेर लेती है और वो मरने लगता है। चाहे वो बीमारी से हो, चाहे वो प्रदूषण से हो, चाहे वो कैंसर से हो, चाहे वो टीबी से हो, कोई भी बीमारी हो सकती है। तो ये आयु संभाव्यता कहलाती है। सोनोग्राम या अल्ट्रासाउंड क्या है? तो ये एक्सरे जैसा होता है जो बेसिकली कई बार इसका उपयोग गलत तरीके से भी जो होता है, माताएं क्या करती है भाई अपने गर्भ में जो बेबी होता है उनका कौन सा है, लड़का या लड़की, उसको पता लगाने के लिए करते हैं। और आजकल डॉक्टर बेसिकली उन्होंने केवल इसलिए परमिशन दे रखा है कि बच्चे का पेट के अंदर ठीक से डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं ये जानने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो अबॉर्शन वगैरह या कुछ ऐसी चीजें करा दी जाती या भ्रूण हत्या की कैटेगरी में आ जाता है। पहले ऐसा था कि कोई भी करवा लेता था, लेकिन अब सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, अब हर कोई नहीं करा सकता या करवाएगा भी तो जो डॉक्टर होगा वहां पर वो सूचना इस चीज की नहीं देगा। अकाल की स्थिति है तो अकाल में कई कारणों से अकाल पड़ते हैं, जिसमें से एक ये है कि इस कई इलाकों में भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने रोजगार के लिए खेती पर निर्भर होते हैं और खेती जो है वर्षा पे निर्भर होती है, लेकिन जितनी वर्षा होनी चाहिए उस वर्षा से कम वर्षा होती है। तो ये होता है कि वर्षा कम होने की वजह से वहां पर उपज जो होती है वो कम होती है। क्या होती है? जिसकी वजह से लोग जो है वहां पर गरीबी, कुपोषण जैसे हालात का जीवन जीने पर मजबूर हो जाते हैं और गरीबी कुपोषण होने की वजह से ही वहां पर अकाल जैसी स्थिति आ जाती है। ठीक है भाई, परिवहन संचार के साधन जो है वो अच्छे नहीं होते जिसकी वजह से लोग ज्यादा आवाजाही नहीं कर पाते। तो अकाल बेसिकली होता क्या है कि जिन इलाकों में लोग कृषि करते हैं और कृषि पर ही वो खेती बाड़ी के लिए निर्भर होते हैं, लेकिन वहां पर उनका उत्पादन जो है वर्षा अच्छी ना होने की वजह से हो जाता है, कम होता है और जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है भाई, इतना पढ़ लो आज। ठीक है भाई।